मैं पंकज कुमार गुप्ता, असिस्टेंट प्रोफेसर बीएड, गांधी महाविद्यालय उरई, एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन एंड मैनेजमेंट के इस वीडियो में आप सबका स्वागत करता हूं। आज हम डेफिनिशंस, वर्किंग प्रोसीजर, कंपोनेंट एंड नेचर ऑफ सिस्टम यानी प्रणाली का अर्थ, परिभाषा, कार्यविधि, घटक और प्रकृति का अध्ययन करेंगे। आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। प्रशासन का प्रणाली उपागम, सिस्टम अप्रोच ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। आधुनिक युग में प्रशासन के अध्ययन को अधिक वैज्ञानिक बनाने के लिए प्रणालीबद्ध दृष्टिकोण एक तकनीकी रूप से अपनाया जाने लगा है। यानी वर्तमान में सिस्टम अप्रोच को ज़्यादा अपनाया जाने लगा है। इस दृष्टिकोण की व्याख्या करने से पूर्व प्रणाली का अर्थ समझना आवश्यक है। सामान्यतः प्रणाली से आशय किसी कार्य को संपन्न करने की पद्धति या ढंग से होता है, किंतु व्यापक दृष्टिकोण से व्यापक अर्थ में प्रणाली से आशय किसी सामान्य उद्देश्य की प्राप्ति के लिए विभिन्न क्रियाओं के परस्पर संकलन से है। जिस प्रकार मानव शरीर एक संपूर्ण इकाई है, संपूर्ण प्रणाली है, इसमें अनेक उप प्रणालियाँ सम्मिलित हैं, जैसे नाड़ी प्रणाली, श्वसन प्रणाली, पाचन प्रणाली आदि। उसी प्रकार एक उपक्रम में भी अनेक उप प्रणालियों की एक प्रणाली होती है। यानी इसमें सब सिस्टम ऑफ सिस्टम होता है। प्रणाली संपूर्णता से संबंधित होती है, खंडों से संबंधित नहीं होती। सिस्टम आर रिलेटेड टू होल, नॉट टू द पार्ट। प्रणाली से आशा ये है कि सामान्य उद्देश्य की प्राप्ति के लिए अमुक कार्य को विभिन्न चरणों में विभाजित करके हम एक क्रम निर्धारित कर लेते हैं। यानी प्रणाली में क्या करते हैं, सामान्य उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए किसी कार्य को विभिन्न चरणों में विभाजित कर लिया जाता है और विभाजन करने के बाद उनको एक निश्चित क्रम में अरेंज कर लिया जाता है और उसी के अनुरूप कार्य को निष्पादित किया जाता है। इस प्रकार प्रणाली दृष्टिकोण से आशय किसी संपूर्ण के विश्लेषण एवं अध्ययन से है। प्रणालीबद्ध दृष्टिकोण विशिष्टता के स्थान पर सामान्यता पर बल देता है। अब देखते हैं प्रणाली की परिभाषाएं, डेफिनेशंस ऑफ सिस्टम्स। इसको और बेहतर तरीके से समझने के लिए, प्रणाली को बेहतर तरीके से समझने के लिए इसकी परिभाषाओं को देखते हैं। कुंज और ओडोनिल कहते हैं, कुंज और ओडोनिल कहते हैं कि प्रणाली को परस्पर क्रियाओं द्वारा सामान्य उद्देश्यों या कार्यों के एक संकलन के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। यानी जो भी सिस्टम है वो म्यूचुअल इंटरैक्शन के द्वारा जो कार्य करते हैं हम, उन सारे कार्यों को एक संकलित रूप से परिभाषित किया जा सकता है। ए मॉर्टन के अनुसार प्रणाली विभिन्न अंगों का परस्पर संकलन है जो एक सामान्य उद्देश्य की प्राप्ति के लिए मिलकर कार्य करते हैं। यानी ये कहते हैं कि जो सिस्टम से उसके विभिन्न अंग होते हैं जो म्यूचुअली एकत्रित किए जाते हैं और इनका एक उद्देश्य होता है सामान्य उद्देश्य को प्राप्त करना। इस सामान्य उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए ये सब अंग मिलकर कार्य करते हैं। सेमुर टील्स कहते हैं प्रणाली परस्पर संबद्ध भागों का एक समूह होता है। यानी जो म्यूचुअल रिलेटेड पार्ट्स हैं उनका ग्रुप ही सिस्टम कहलाता है। सेमुर टील्स। जॉनी वैकेट कहते हैं प्रणाली परस्पर क्रियाशील प्रणालियों का संकलन है। यानी सिस्टम में जो सब सिस्टम्स होते हैं वो सभी एक्टिव होते हैं, तो म्यूचुअली एक्टिव सिस्टम्स, सब सिस्टम्स मिलकर एक सिस्टम का निर्माण करते हैं। उपरोक्त परिभाषाओं से स्पष्ट है कि प्रणाली किसी सामान्य उद्देश्य की प्राप्ति के लिए रचित अंतःक्रियाओं का एक समन्वित रूप है। यानी जितनी भी अंतःक्रियाएं हम करते हैं उनका एक इंटीग्रेटेड रूप है जिसका एक ही उद्देश्य होता है सामान्य उद्देश्य को प्राप्त करना। अब देखते हैं प्रणाली की कार्यविधि, वर्किंग प्रोसीजर ऑफ सिस्टम। प्रत्येक प्रणाली की एक निश्चित कार्यविधि होती है। एवरी सिस्टम है जो डेफिनेट वर्किंग प्रोसीजर। यह अपने वातावरण से साधन एवं निवेश प्राप्त करती है। उसके बाद प्रणाली द्वारा उन साधनों का प्रसंस्करण अथवा रूपांतरण करके उत्पादन या निर्माण किया जाता है जिससे समाज या वातावरण को प्रदान कर दिया जाता है। प्रत्येक प्रणाली में पुनः निवेश की व्यवस्था भी होती है
जिसके द्वारा उत्पाद या परिणामों का मूल्यांकन करके विभिन्न सूचना एवं तत्व सुधार हेतु पुनः निवेश के लिए संप्रेषित किए जाते हैं। प्रणाली निरंतर वातावरण से जुड़ी होती है। एक प्रणाली को ये कार्यविधि को आगे चित्र में दर्शाया गया है। अब देखते हैं प्रणाली के घटक या तत्व, कंपोनेंट ऑफ सिस्टम। इसके कंपोनेंट में पहला होता है इनपुट, जैसा कि ऊपर बताया है। इसके अंतर्गत किसी संगठन में मानव श्रम, भौतिक संसाधन, मशीन आदि आते हैं। साथ ही विभिन्न वर्गों के लक्ष्य और उनकी अपेक्षाएं भी निवेश में सम्मिलित होती हैं। जिन्हें इनपुट्स में एक्सपेक्टेशंस और गोल्स भी सम्मिलित होते हैं। समाज से हमें जो भी निवेश प्राप्त होता है वो समाज से ही प्राप्त होता है। इसके बाद प्रोसेसिंग होती है, ट्रांसफॉर्मेशनल प्रोसेस जिसे हम कह सकते हैं। इसमें विभिन्न प्रणालियों के माध्यम से वातावरण से प्राप्त निवेशों का रूपांतरण किया जाता है। यानी इसमें ही वो प्रोसेसिंग होती है, इसमें ही परिवर्तन होता है, यही एक प्रक्रिया होती है। तीसरा आउटपुट, इसमें निवेश किए गए संसाधनों का रूपांतरित करके संगठन के सदस्यों की कार्यकुशलता एवं योग्यता की वृद्धि की जाती है। चौथा फीडबैक, पृष्ठपोषण। इसमें निवेश विभिन्न उद्देश्यों, अपेक्षाओं, आशाओं आदि का मूल्यांकन करके कमियों तथा त्रुटियों का पता लगाया जाता है और उन्हें दूर किया जाता है। संचार व्यवस्था पांचवा कंपोनेंट है, कम्युनिकेशनल सिस्टम। सभी विभागों के कुशल संचालन एवं प्रबंध कार्यों के सफल निष्पादन के लिए कुशल संचार की व्यवस्था करनी होती है। बाह्य वातावरण से संपर्क करने तथा विभिन्न वर्गों जैसे सरकार, पेशेवर संस्थानों, अनुसंधानों आदि से जुड़ने के लिए यह प्रणाली आवश्यक होती है। यदि ये प्रणाली नहीं रहेगी, कम्युनिकेशन प्रोसेस नहीं रहेगी, तो सिस्टम में ही आप बने रहेंगे। सिस्टम से बाहर आपका किसी से संपर्क नहीं हो पाएगा। बाहर वातावरण से संपर्क करने के लिए कम्युनिकेशनल प्रोसेस की आवश्यकता होती है। अब जिस चित्र के बारे में बात कर रहे थे वो चित्र ये है, जिसमें से इनपुट या साधन से रिसोर्सेस हैं, गोल्स, एक्सपेक्टेशंस, ये सारे इनपुट्स के रूप में कार्य करते हैं जो हमें वातावरण और समाज से प्राप्त होते हैं। अब असली प्रोसेस यही है प्रणाली का, असली कार्य प्रशासन का यही शुरू होता है प्रोसेसिंग। तो रूपांतरण या प्रसंस्करण में प्रोसेस होती है जिसमें सब सिस्टम्स भाग लेते हैं, इंफॉर्मेशन सिस्टम भाग लेते हैं, कम्युनिकेशन सिस्टम भाग लेते हैं। इस प्रोसेसिंग के द्वारा हमें आउटपुट प्राप्त होते हैं। आउटपुट के रूप में हमें जो मिलती हैं वो हैं गुड्स, सर्विसेज, प्रॉफिट्स, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। ये सारी चीज़ें जो आउटपुट्स में प्राप्त होती हैं वो बाह्य वातावरण और समाज को प्रदान कर दी जाती हैं। अगर समाज में कुछ कमियां लगती हैं तो इनको फीडबैक दिया जाता है और फीडबैक के रूप में इनको पुनः इनपुट के रूप में प्रयोग करते हैं, पुनः प्रोसेस होती है, पुनः आउटपुट प्राप्त होता है। इस तरह ये प्रोसेस लगातार चलती रहती है। अब देखते हैं नेचर ऑफ द सिस्टम, प्रणाली की प्रकृति। पहला संपूर्ण अध्ययन, स्टडी ऑफ होल। तो ये होल पर फोकस होती है, पहले ही बताया है। इसमें ये पार्ट्स पे फोकस नहीं करती है बल्कि ये संपूर्णता पर फोकस करती है। संपूर्ण उपक्रम एक इकाई के रूप में कार्य करता है जो विभिन्न विभागों में विभाजित होता है। ये विभाग अपने आप में पूर्ण एवं स्वतंत्र होते हुए भी पृथक रूप में होते हैं जिनको बांटकर या अलग अलग अध्ययन नहीं किया जा सकता। दूसरा समन्वित प्रयास, कोऑर्डिनेटेड एफर्ट। यह विचारधारा यह मानती है कि एक उपक्रम विभिन्न विभागों, अनुभागों व मनुष्यों का संकलन मात्र नहीं है, अतः प्रशासक इनके प्रयासों को समन्वित करके कुल परिणामों में वृद्धि कर सकता है। तीसरा है अंतर संबंधों पर ध्यान, फोकस अपॉन इंटर रिलेशनशिप्स। किसी उपक्रम के विभिन्न विभागों की क्रियाएं परस्पर रूप से संबंधित होती हैं। विभागों के कार्यकारी औपचारिक संबंध होते हैं, ये एक दूसरे की क्रियाओं से प्रभावित होते हैं। तो विभाग में जितने भी लोग कार्य करते हैं वो कहीं ना कहीं उनके बीच औपचारिक संबंध रहते हैं, क्योंकि सिस्टम में हमेशा कोई भी इकाई होगी वहाँ पर औपचारिक संबंध ही होते हैं जो एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। कभी कभी इन्फॉर्मेशन जो
अनौपचारिक संबंध भी बन जाते हैं, लेकिन उनका होना आवश्यक नहीं है। चौथा, सामान्य उद्देश्यों की पूर्ति। जैसा कि प्रणाली की परिभाषाओं में ही देखा है कि ये सामान्य उद्देश्य के लिए सभी लोग कार्य करते हैं। प्रणाली हमेशा सामान्य उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए क्रियाशील होती है। तो यद्यपि प्रत्येक विभाग की कुछ विशिष्ट लक्ष्य होते हैं, उनकी प्राप्ति के लिए वे प्रयत्नशील होते हैं, किंतु उपक्रम का एक लक्ष्य सर्वोपरि होता है। प्रत्येक विभाग उपक्रम के उद्देश्य, योजनाओं व नीतियों के अनुरूप ही अपने कार्यों का संचालन करता है। चौथा, पृष्ठपोषण, फीडबैक। किसी प्रशासक का उद्देश्य उपक्रम की क्रियाओं में एक गतिशील साम बनाए रखना होता है। अतः प्रशासक को उपक्रम में फीडबैक व कम्युनिकेशन की व्यवस्था करनी होती है। फीडबैक और कम्युनिकेशन मिलता रहेगा तो इकाई में या सिस्टम में जो कमी होगी उसको हम दूर कर सकते हैं और निरंतर प्रोग्रेस कर सकते हैं। छठवां, सम अंतिमता, इक्विफाइनलिटी। ये माना जाता है कि प्रशासन की कोई एक विधि श्रेष्ठ नहीं हो सकती। प्रशासक विभिन्न संसाधनों, प्रक्रियाओं अथवा विधियों के द्वारा लक्ष्यों की प्राप्ति कर सकता है। इस प्रकार प्रशासक सम अंतिमता पर बल देता है। सातवां, वातावरण से संबंध, रिलेटेड विद इन्वायरमेंट। उपक्रम एक सामाजिक प्रणाली है, अतः उसे न केवल आंतरिक वातावरण वरन बाह्य वातावरण भी प्रभावित करता है। अब हम रोज की तरह इस वीडियो से संबंधित कुछ प्रश्न पूछ रहे हैं। तो आज हम 4 परिभाषाओं को पूछ रहे हैं, जिसमें आपको बताना है कि इन चारों परिभाषाओं को किस किस विद्वान ने दिया है। चारों परिभाषाओं को अलग अलग विद्वानों द्वारा दिया गया है। पहली परिभाषा, प्रणाली को परस्पर क्रियाओं द्वारा उद्देश्यों या कार्यों के एक संकलन के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। दूसरी परिभाषा, प्रणाली विभिन्न अंगों का परस्पर संकलन है जो एक सामान्य उद्देश्य की प्राप्ति के लिए मिलकर कार्य करते हैं। तो इन परिभाषाओं को आपको बताना है किसने दिया है। आज की तीसरी परिभाषा, प्रणाली परस्पर संबद्ध भागों का एक समूह होती है। ये परिभाषा प्रणाली किसने दी है। और आज की चौथी और अंतिम परिभाषा है, प्रणाली परस्पर क्रियाशील प्रणालियों का संकलन है। इसको किसने परिभाषित किया है। जो भी इस वीडियो के में पूछे गए इन प्रश्नों के सही उत्तर देगा, उनके नाम अगले वीडियो में सम्मिलित किए जाएंगे। यदि ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, अपने दोस्तों तक पहुंचाने के लिए शेयर करिए। यदि कुछ कमी लगी हो तो कमेंट करिए। और यदि आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं या शिक्षा शास्त्र से संबंधित आपको वीडियो देखने हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग।